नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा 1 हफ्ते पूरे हो चुका है और युद्ध का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा। पूरा मिडिल ईस्ट इसके अब कहीं ना कहीं चंगुल में फंस चुका है। कई देश इसमें अब शामिल होते जा रहे हैं, बल्कि इसका दायरा अब भारत के समुद्री सीमा तक भी पहुंच चुका है। लेकिन इन सब के बीच जो चिंता है वो है कच्चे तेल की कीमतों की, कच्चे तेल की सप्लाई की, एलएनजी की सप्लाई की और एलपीजी की सप्लाई की। भारत के सामने सबसे चिंताजनक वाले हालात हैं, क्योंकि भारत अपने खपत का 90% कच्चा तेल के लिए आयात पर निर्भर है और जिसमें से 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से आता है, जो कि अभी ब्लॉक हो चुका है। इन सब के बीच अब ये भी खबर आई कि स्कॉट बेसेंट, जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हमने भारत को 30 दिनों के लिए रियायत देने का फैसला किया है। उस दौरान वो भारत रूस से कच्चा तेल आयात कर सकेगा। तो इन सब के क्या मायने हैं, आज हम चर्चा करेंगे। द फेडरल के हमारे वरिष्ठ सहयोगी जीजीएस गणपति सर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे समझते हैं इन पूरे हालात को लेकर। सर, गणपति सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द फेडरल देश में। और क्रूड की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सप्लाई आ नहीं रहा। भारत सरकार के तरफ से सोर्सेज के ज़रिए खबरें बताई जा रही है, खुलकर औपचारिक तौर पे कोई नहीं बता रहा कि क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, कहाँ ये जाते हुए आप देख रहे हैं भारत के संदर्भ में। सिर्फ भारत नहीं, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा संकट आने वाला है इन टर्म्स ऑफ राइज इन प्राइसेस। मतलब अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ता है तो हर चीज़ का दाम बढ़ने वाला है। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो हर कमोडिटी का कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ेगा। इसके चलते चलते पूरा दुनिया में पब्लिक परेशान होने वाला है। अभी का एस्टिमेट है कि इन्फ्लेशन विल जंप बाय 80 बेसिस पॉइंट्स। मतलब कम से कम इतना तो है ही कि पूरा ग्लोबल एवरेज में 80 बेसिस पॉइंट्स तक अभी जो इन्फ्लेशन है उससे और एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन हमें झेलना पड़ेगा। इंडिया जैसे देशों में जो है ये 100 बेसिस पॉइंट्स तक हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर किसी देश में अभी इन्फ्लेशन 6% है तो 7% हो जाएगा, तो इसका असर सीधा पब्लिक पर पड़ेगा। पब्लिक को ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे और इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ फ्यूल आने वाला है, जैसे श्रीलंका में ऑलरेडी आ चुका है और दूसरे कंट्रीज़ में भी आने का संभावना है। गैस का भी परेशानी है। जैसे यूक्रेन वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर में यूरोपियन कंट्रीज़ ज़्यादा अफेक्टेड थे, उनका गैस सप्लाई अफेक्टेड था और इसमें भी वो उनका अफेक्ट होने का संभावना ज़्यादा है। लेकिन गैस के चलते नहीं, उनका फ्यूल के चलते, मोटर फ्यूल के चलते। अभी आपको मालूम ही है कि बहुत सारा क्रूड ऑयल इंडिया में आता है, उसको इंडियन रिफाइनरी में रिफाइन करके फिर यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी जो है यहाँ क्रूड ऑयल का शॉर्टफॉल होगा, कैसे यूरोपियन यूनियन का एक्सपोर्ट होगा, नेदरलैंड्स वगैरह जो है मेन सेंटर। जाने का रास्ता भी तो वही है, आने का रास्ता भी नहीं है, जाने का रास्ता भी नहीं है। अब वो उनको मोटर फ्यूल को ज़्यादा दाम उनको यूरोपियन कंट्रीज़ को भी देना पड़ेगा। ऑलरेडी अमेरिका में पब्लिक जो है वो फ्यूल के लिए ज़्यादा दाम दे रही है। अभी जो है वहाँ पे फ्यूल जो है $4 पर गैलन प्राइस क्रॉस कर गया है कि पिछले 2 साल में इतना ज़्यादा प्राइस अमेरिका में पब्लिक ने ट्रांसपोर्ट फ्यूल के लिए नहीं दिया जो अभी दे रहा है। तो एक ही हफ्ते में ये हो चुका है, तो फिर आगे जाके कैसे होगा आप समझ सकते हैं। फ्यूल प्राइस कम से कम 15 से 18% ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, 20% तक कुछ कई जगह में ब्रेंट क्रूड एवरेज वगैरह जा चुके हैं। दूसरा, प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम जो कहते हैं कि भाई जो वेसल्स जो जाते हैं क्रूड लेके या फ्यूल, रिफाइंड फ्यूल लेके आते हैं, तो उनका जो प्रीमियम है अभी ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज हो चुका है। कि मतलब 100 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है कि अब जो कार्गो का वैल्यू है उसका 0.5% जो है रिस्क प्रीमियम लोग मांगने लगे हैं। तो इस तरह का प्रीमियम देंगे तो कैसे फिर ट्रेड हो पाएगा। ऑयल ट्रेड इज अंडर मेजर थ्रेट बिकॉज ऑफ हॉर्मुज एंड ऑल द हॉस्टिलिटीज and also because of the cost rising. So therefore, all the burden of this will be on public like you and me and everybody across the world.
तो सर एक तो आपने बताया कीमतों को लेकर कंसर्न है, लेकिन कीमतों के साथ साथ सप्लाई कंसर्न भी है। जैसे कतर है, कतर सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। एलएनजी हम इंपोर्ट करते हैं तो कुकिंग गैस उससे बनता है, इंडस्ट्रियल गैस सब बनता है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि राशनिंग होगी, इंडस्ट्रियल हाउसेज को गैस सप्लाई नहीं होगा, डोमेस्टिक जो है वो गैस ज़्यादा सप्लाई किया जाएगा। तो अगर क्रूड ऑयल मान लीजिए हम रूस से खरीद भी लेंगे, लेकिन गैस कहाँ से खरीदेंगे और एलपीजी कहाँ से खरीदेंगे? आपको पता है एलपीजी सिलेंडर सबसे ज़्यादा उससे लोग घर में खाना पकाते हैं, उसकी सप्लाई कैसे होगी फिर? बिल्कुल, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अगर ऑल्टरनेट सोर्स कोई मिला, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिला तो, क्योंकि अभी तक तो जैसा आपने बोला, मेन सोर्स तो कतार ही है। और ऑलरेडी एलएनजी में प्राइस जो है 50% बढ़ चुका है। अब और आगे कितना बढ़ेगा ये पता नहीं, क्योंकि अभी कतार में जो है वो अटैक होने के बाद जो है वो एलएनजी प्रोडक्शन बॉटलिंग वगैरह वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की है कि जो इजीली इन्फ्लेमेबल, मतलब कोई छोटा अटैक भी होगा तो आग बहुत बड़ा पकड़ लेगा, फिर उसको काबू में लाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो भी बहुत बड़ा परेशानी है। इंडिया का जो है बस एक ही कारण से थोड़ा सा अभी ज़्यादा नाजुक सिचुएशन अभी नहीं हुआ, इसलिए कि एक कोविड के टाइम में प्राइसेस क्रैश हुआ था, उस टाइम में स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है इंडिया ने बढ़ा दिया था। तो वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है कि वो थोड़ा अगर शॉर्टेज होगा तो कुछ दिन खींचने के लिए। दूसरा, रशिया से जो यूक्रेन वार के बाद रशियन क्रूड कोई दूसरा खरीदने वाला नहीं था, तो इसलिए उस टाइम में इंडिया ने खरीदा है, काफ़ी कम प्राइस में खरीदा है। तो इसलिए अभी कुछ दिनों तक प्राइस अगर बढ़ेगा भी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के थ्रू गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल प्राइस बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट पे पब्लिक बहुत गुस्सा होगा, प्रेशर सिचुएशन होगा। तो इसलिए वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, तो कोई जो है वो प्राइस वाइज बढ़ाने की सोचेंगे भी नहीं, ना पेट्रोल का, ना डीजल का, ना एलपीजी का। एलपीजी फॉर डोमेस्टिक यूज, कमर्शियल यूज वाला तो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं और भी बढ़ा देंगे। तो ये सिचुएशन है। बस ये दो हिस्टोरिक कारण की वजह से, कोविड और रशियन क्रूड की वजह से अभी इतना कोई क्राइसिस नहीं आया। लेकिन अगर ये ईरान वाला वार प्रोलॉन्ग्ड होगा तो फिर हमारा भी बहुत मुश्किल होगा, रेशनिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मुझे 2 सालों की याद आ रही है। एक तो 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस साल हमने देखा कि 147 तक क्रूड ऑयल प्राइस जंप कर गया था, और फिर 2022 में जब 120 के आसपास यूक्रेन और रशिया वॉर के समय में। लेकिन इस समय कतर के एनर्जी मिनिस्टर का मैं बयान देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि $150 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस चला जाएगा। अगर वाकई में ऐसा हुआ, अगर ये युद्ध अगर प्रोलॉन्ग अगर लंबा खींचा, तो ये भारत के लिए कितना कंसर्न होगा अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इस लेवल तक चला, क्योंकि भारत सरकार के पास बड़ा पिछले 10 सालों से एक अच्छा पीरियड रहा है, उन्होंने बड़े पैसे बनाए एक्साइज ड्यूटी के जरिए। जी, आपको तो ये कैलकुलेशन मालूम है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस एक बैरल पे $1 बढ़ेगा तो इंडिया पे बर्डन पड़ता है $2 बिलियन, ये पूरे साल में, मतलब 18,000 करोड़ रुपए लगभग। हाँ जी। अभी तक जो है वो $13 बढ़ चुका है, और मतलब कम घटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और बढ़ने का ही चांसेस है। तो देयरफॉर ये आप देखेंगे, इवन एक महीने अगर इसी तरह हालत चलेगा तो हमारा जो है फ्यूल कॉस्ट जो है, क्रूड ऑयल प्रोक्योर करने का कॉस्ट, वो बढ़ जाएगा $3 बिलियन। मतलब हर महीने कम से कम $3 बिलियन अभी देना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं कि अभी 83 में है। सर रुपी भी कमजोर हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपी भी कमजोर हो रहा है, और भी हो सकता है इससे। और आप जो प्राइस जो बता रहे हैं कि जो कतार वालों ने बताया, वो इससे डबल है, इससे डबल है। तो फिर कहाँ कैसा बर्डन होगा वो सोच सकते हैं। और ये खाली सिर्फ एक आइसोलेटेड नहीं है, इसके साथ साथ में जो गल्फ कंट्रीज में जो इंडियंस जो रहते हैं, वो रेमिटेंसेस भेजते रहते हैं, कि वो हमारा जो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का जो शॉर्टफॉल वगैरह होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो डेफिसिट हमारा है, तो उसका ये भी एक माध्यम बनता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है, इसलिए हमारा कोई क्राइसिस नहीं हो रहा है, वो सिचुएशन मैनेजेबल रहता है। तो अब उस पर भी खतरा पड़ रहा है कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट होगा,
वहाँ पे जो होटल खाली हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स खाली हो जाएंगे, टूरिज्म बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो उसमें काम करने वाले में तो बहुत सारे इंडियंस है, और भी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा इंडियंस है, और उनको जो है वो इनकम वगैरह ठीक से नहीं मिला, तो वो क्या बेच पाएंगे यहाँ पे। तो ये भी अनदर दूसरा क्राइसिस है। तो सब मिला करके ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाता है। तो सर इस पे मैं और फिर से एक सवाल करूंगा आपके, लेकिन आज जिस तरीके से अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि हम 30 दिनों के लिए भारत को इजाज़त देते हैं, वो रूस से क्रूड ऑयल खरीद सकता है, लेकिन भारत अमेरिका के बीच तो ट्रेड डील हुआ नहीं, अभी तक कोई साइन तो हुआ नहीं, तो फिर इस तरीके से भारत पर अपनी मनमानी थोपना, ये किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से आज उन्होंने ऐलान किया? बिल्कुल, आपने तो डिस्क्रिप्शन परफेक्ट दिया है कि वेनेजुला पे अटैक होता है, फिर ईरान पे अटैक होता है, कि भाई ईरान पे अटैक होते बताते हैं कि भाई ईरान पे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, ये पूरा दुनिया को खतरा है। अच्छा, तो सारे दुनिया में ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है क्या? पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स का तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वहाँ खतरे में। कम से कम ईरान में तो एक सेंट्रल कमांड है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ही टेररिस्ट बताता है अमेरिका। लेकिन यहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स भी इतना है कि अफगानिस्तान के साथ कभी प्रॉब्लम, कभी इंडिया में टेरर ग्रुप्स आ रहे हैं। तो इस तरह का जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ, वॉलेटाइल सिचुएशन ज़्यादा पाकिस्तान में है, और उस पाकिस्तान को अमेरिका अप्रिशिएट करता है। लादेन भी वही मरा था सर। हाँ, वो वहीं पे मिला उनको, और जो अमेरिका पे जो इतना बड़ा अटैक करवाया, और इसके बावजूद कि भाई आप पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलते हैं और अमेरिका ईरान पे अटैक करते हैं, मतलब इट इज़ वेरी क्लियर कि भाई इट इज़ नॉट केस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और एनी थ्रेट टू द वर्ल्ड। इट इज़ ज़्यादा इनका अपना कंट्रोल रखना है, इनका पेट्रोल डॉलर का वैल्यू रखना है, ब्रिक्स से कोई खतरा ना हो डॉलर को। तो ये पेट्रोल बिजनेस जहाँ जहाँ हो वहाँ पे हमारा कंट्रोल हो, वो बिजनेस पूरा का पूरा डॉलर में ही चले, ये इनका पूरा का पूरा मकसद है। दूसरी साइड में इसराइल में जो है वो अपोजिशन स्ट्रांग होते जा रहा है, और नेतन्याहू जो है पहले वहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड अटैक इन पैलेस्टाइन वो पूरा चल रहा था उनका, वो हमास और ये इन लोगों का जो अटैक की वजह से जो स्टार्ट हुआ, ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि 1 हफ्ते होगा, 2 हफ्ते होगा, 10 दिन होगा, ऐसा करते करते तो 2 साल वो चलता रहा। और अभी यहाँ पे दोबारा अटैक किया, ये पहली बार नहीं है, अभी इसका पहले जो है अटैक किया। तो इस तरह वो अपना अपना कारण की वजह से जो है वो ईरान को एक वो टारगेट बना रहे हैं कि अमेरिका में क्या वो एप्स्टेन वाला पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है, अभी अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह का बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बट प्राइमरीली अमेरिका जो चाहता है कि भाई पेट्रोल का बिजनेस सारा डॉलर में ही चले और डॉलर का वैल्यू बनते रहे, नहीं तो फिर अमेरिकन इकोनॉमी का बहुत बड़ा खतरा है, उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं। ट्रंप अपना पर्सनल बचाव भी कर रहे हैं साथ में। तो सर एक चीज़ बताइए, आपने अभी गल्फ़ में जो भारत के लोग जो रहते हैं, रेमिटेंस वहाँ से भेजते हैं, प्राइसेस शूट अप कर रहा, तो लेकिन इन सब के बीच भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इतना खामोश क्यों है? जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इतना अनार्की फैला हुआ, बल्कि हमारे बिल्कुल जो बॉर्डर्स हैं, समुद्री सीमा है, वहाँ पे भी उनके एक जहाज़ को मार गिरा दिया गया टॉर्पेडो के द्वारा। तो इंडियन गवर्नमेंट इतना साइलेंट क्यों है? वो क्यों नहीं स्टैंड ले रहा? बिल्कुल, वो जो ईरानियन शिप का मामला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बताया जैसे कि भाई कहाँ हुआ है, और उससे पहले क्या हुआ, वो शिप विशाखापट्टनम में था। तो इंडियन गवर्नमेंट के इनविटेशन पे, वो निमंत्रण पे वो यहाँ आया, वो प्रोग्राम में जो है शामिल हुआ है। वो करते करते वापस जाने से पहले वहाँ पे अटैक शुरू हो गया है और वो जा नहीं पा रहा था। और जैसे ये इस तरह का सिचुएशन में आते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, वो आर्म्ड शिप नहीं आता है, वो बैर मिनिमम आर्म्स होता है, उसमें कोई इट वाज नॉट, वो किसी भी तरह वो कोई खतरा नहीं था। वो शिप जो है वो मिलिट्री एक्टिविटी में नहीं था, ड्रिल में पार्टिसिपेट करके आया था, तो आर्म्ड नहीं था, और उसको कोई वार्निंग, बिना कोई वार्निंग जो है वो उसको जो है वो टॉर्पिडो करके मार के गिराया। और उसमें बताते हैं कि कम से कम 80 लोग मर गए। और हमारा बिल्कुल एकदम श्रीलंका और इंडिया के नज़दीक में हुआ है ये, और श्रीलंका ने तो कम से कम अभी बोला कि भाई वो गलत है, वो दूसरा शिप को अपना
ट्रिंकोमली पोर्ट में लेके गया, और यहाँ से जो है अभी उसके बारे में जो है वो बहुत केयरफुल ये होने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे ये हम कुछ स्टेटमेंट देंगे तो कौन नाराज़ हो जाएगा कि क्या रिपरकशन होगा, ये सब सोचे हुए हैं। और वहाँ पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो हमारा लोग बैठे हुए हैं कि भाई ऑलमोस्ट 1 करोड़ इंडियंस आर लिविंग इन वेस्ट एशिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज़, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो कई बार जो है हमने पहले देखा रेस्क्यू करके उनको लेके आना पड़ा, ईरान इराक वार हुआ है तो इस तरह का जो सिचुएशन में, अभी ऐसा कोई ज़्यादा खतरा नहीं हुआ, लेकिन हमारा लोग इतने वहाँ है और उस रीजन में पीस, ये पूरा टाइम में जो है वो वार ना हो और वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट ना हो, ट्रांसपोर्ट अफेक्ट ना हो, ये हमारा इंटरेस्ट में है। अभी मैं आपको बताता हूँ, कम से कम जब से अटैक स्टार्ट हुआ 30,000 फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं, और 30,000 फ्लाइट में बहुत सारे जो लोग हैं कि जो इंडिया आने के लिए जो वेट कर रहे थे, यहाँ से वहाँ गए हैं, वापस आ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का परेशानी है, एक परेशानी नहीं, 2 परेशानी बहुत सारा है। तो ये वार जल्दी ख़त्म हो, ये इंडिया के इंटरेस्ट में, ये दुनिया के हित में है। तो उसके लिए जो है वो जोर लगाना ज़रूरी है, वो ऐसा अभी कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये वॉर ख़त्म होना भारत के हक़ में है, दुनिया के हक़ में है, मिडिल ईस्ट के हक़ में है, और भारत के तो हक़ में इस तरीके से है कि मिडिल ईस्ट में 1 करोड़, जैसा कि गणपति सर ने बताया कि 1 करोड़ भारतीय वहाँ पे रहते हैं जो कि अपने देश रेमिटेंस भेजते हैं, और इस तरीके से भारत में डॉलर जो है वो जमा होता है। जिस तरीके से रेमिटेंस वहाँ से आता है वो बहुत मददगार साबित होता है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। और अगर गल्फ़ में इस तरीके से, मिडिल ईस्ट में अगर क्राइसिस रहा, अशांति रही, तो भारत की इकॉनमी पे ना केवल उसके ज़रिए हिट आउट होगा, बल्कि जिस तरीके से ईंधन की सप्लाई बाधित हो रही है, एलपीजी, एलएनजी और क्रूड ऑयल की, उससे भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए, आपने विस्तार से बताया। तो दर्शकों, आपने देखा जिस तरीके से ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद हालात बनते जा रहे हैं। हम आगे भी गणपति सर के साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर का भी शामिल होने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप लिख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।